फिल्म के स्टार्टिंग सीन में फिलिप्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि इसके और इसके पिताजी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। इसी वजह से वो दोनों एक डॉक्टर से मिलने के लिए यहाँ आए होते हैं। डॉक्टर उस लड़के को बहुत सी बातें समझा रहा होता है। वो उसे एडवाइस दे रहा होता है कि थोड़ा अपने पिताजी के साथ पेशेंस रखा करो और उन्हें समझा करो। पिताजी और इसके बीच आखिर असली प्रॉब्लम क्या है, ये फिलहाल क्लियर नहीं होता है। पहले डॉक्टर इस लड़के को अकेले में थोड़ी काउंसलिंग और एडवाइस देता है। उसके बाद वो कहता है कि जाओ अपने पिताजी को अंदर भेज दो। ये लड़का बाहर आकर अपने पिताजी से कहता है कि आप अंदर चले जाइए। पिताजी का नाम एंटनी होता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। अब डॉक्टर इन्हें भी एडवाइस देना शुरू करता है। लगता है फिलिप्स थोड़े ड्रग्स लेने लगा है, जिसके बारे में पिताजी डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हुए कहता है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, आपको ही उन्हें समझना होगा। अब जैसा कि एंटनी एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो स्टेशन में सब लोग इनका आने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक माँ और उसकी बेटी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए स्टेशन में काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं। अब एंटनी स्टेशन पहुंच जाता है। लड़की एक स्कूल की स्टूडेंट होती है। शुरुआत में एंटनी को पूरा मामला पता नहीं होता है, इसलिए वो उसके पास बैठकर बात करना शुरू करता है। उस लड़की के साथ राजीव नाम के एक लड़के ने हद पार कर बदतमीजी की होती है। लड़की कंप्लेंट करते हुए बताती है, सर अचानक उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। एक्चुअली जब ऐसी लड़कियों से पूछताछ की जाती है तो वहाँ लेडी पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी होता है, इसीलिए एएसआई रैंक की एक लेडी पुलिस भी वहाँ पे होती है। लेकिन एंटनी कहता है कि नहीं बेटा, मैं तो स्कूल में इंक्वायरी करके आ रहा हूँ, वहाँ तो बात कुछ और ही पता चल रही है। वहाँ से पता चला है कि तुम राजीव के साथ बहुत क्लोज थी और जब उसने पार्टी के लिए बुलाया था तब तुम उसके घर भी गई थी। यहाँ तक कि तुम अपने पेरेंट्स को बिना बताए उसके घर गई थी, और अब यहाँ आकर कह रही हो कि उसने हद पार कर बदतमीजी की है। तो मैं किसकी बात पर विश्वास करूं? इस तरह एंटनी लड़की पर ही ब्लेम लगाने लगता है। लड़की कहती है कि नहीं सर, मैं उसके साथ कभी नहीं गई, वो सफेद झूठ बोल रहा है। लेकिन एंटनी उसकी एक नहीं सुनता। वो उस लड़की को ब्लेम करते हुए कहता है कि मैंने बहुत लोगों से पूछताछ की है और सभी कह रहे हैं कि गलती तुम्हारी ही है। वो उसकी माँ को धमकाते हुए कहता है कि अगर आपने केस दर्ज करवाया तो मुसीबत आपकी ही बेटी के लिए खड़ी हो जाएगी, ये याद रखना। वो धमकी नहीं बल्कि एडवाइस के नाम पर उन्हें सीधा सीधा डरा रहा होता है। ये सुनकर माँ डर जाती है। असल में आयरन नाम की एक सोशल एक्टिविटीज ही इन दोनों को हिम्मत देकर कंप्लेंट लिखवाने स्टेशन लेकर आई होती है। एंटनी को इस बात का अच्छी तरह पता होता है। वो कहता है कि आप उस आयरन के बहकावे में आकर यहाँ आई है ना, वो तो अपना बोलकर चली जाएगी, लेकिन नुकसान आपका और आपकी बेटी का होगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। इस वजह से माँ का मन बदल जाता है और वो कहती है कि ठीक है, हम जा रहे हैं, और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी एंटनी को उसके सीनियर का कॉल आता है। सीनियर पूछता है कि क्या उन्होंने केस फाइल किया। एंटनी सीनियर को बताता है कि सर वो अब केस दर्ज नहीं करवाएंगे, मैंने उन्हें डरा धमकाकर वापस भेज दिया है। सीनियर कहता है कि राजीव की तरफ से जो पैसे आएंगे उन्हें हम दोनों आपस में बांट लेंगे। दरअसल उन दोनों ने आरोपी से रिश्वत लेकर केस न लिखने का फैसला किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एंटनी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। अब जब माँ और बेटी बाहर निकल रही होती है तो सोशल एक्टिविटीज आयरन पूछती है कि क्या कंप्लेंट दर्ज हो गई। माँ गुस्से में कहती है कि तेरे कहने पर मैं पुलिस स्टेशन आई थी ना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं जा रही हूँ। और वो बेटी को खींचती हुई लेकर जाने लगती है। लेकिन बेटी माँ से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, उसने ही मेरे साथ गलत किया था। पर माँ के दिमाग में शक बैठ चुका होता है और वो कहती है कि नहीं, तू ही उसके साथ घूमी थी और गलती तेरी ही है, अब इस बात को यहीं छोड़ दे, और उसे ले जाने लगती है। लड़की को बहुत बुरा लगता है कि उसकी अपनी माँ भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि माँ उसकी बात सुन नहीं रही होती, इसलिए वो झटके से हाथ छुड़ाकर तेजी से सड़क की तरफ भागती है। सामने से गाड़ी आ रही होती है और वो लड़की जानबूझकर उस गाड़ी के आगे आगे टकरा जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर उसकी माँ बुरी तरह बिलखने लगती है। थोड़ी दूर खड़ी आयरन भी दौड़कर पास आती है और उस लड़की को मरते देख डीपली शॉक में आ जाती है। एंटनी और उसके बेटे फिलिप्स के बीच बिल्कुल नहीं बनती। अब बात करने के लिए एंटनी उसे एक कैफे में लेकर जाता है, शांति से समझाने की कोशिश करता है। तभी आयरन भी उस जगह पहुंच जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। एंटनी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहता है, जैसे उसे पता हो कि वो ही असली गुनहगार है। फिलिप गुस्से में आकर कहता है कि तुम मेरे बाप से इस तरह कैसे बात कर सकती हो। अब कहानी में सैमुअल नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। ये शख्स आयरन का बाप है। वो ट्रैवल करके अपनी शॉप पर आता है। वहाँ आकर पता चलता है कि उसकी शॉप फिलहाल बंद पड़ी है। वो एक कंप्यूटर शॉप जैसी दुकान चलाता था, जहाँ वो पहले हैकिंग का काम भी करता था। अभी उसमें कोई लीगल इश्यू चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर लॉक कर दिया गया होता है, यानी वो इस शॉप को नहीं चला सकता और कोर्ट में केस चल रहा होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी बेटी आयरन टाइम टू टाइम इस शहर में आती रहती है। अब सैमुअल आयरन को पिक करने के लिए निकलता है। वो उसे पिक करके घर ले आता है। उसकी सिर्फ एक बेटी होती है और वो अपनी बेटी से बेपनाह प्यार करता है। एक सॉन्ग के जरिए उनका आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना दिखाया जाता है। दोनों बाप बेटे चेस खेल रहे होते हैं और सैमुअल जानबूझकर अपनी बेटी से हार जाता है। बेटी मीडिया और सोशल वर्क से जुड़ी होती है, इसलिए उसे अक्सर थ्रेटनिंग कॉल्स आते रहते हैं। लेकिन बेटी बड़ी हिम्मत से उन सबका सामना करती है। बेटी की एक फ्रेंड होती है जिससे वो वीडियो कॉल पर किसी केस के बारे में बात कर रही होती है।
है। सैमुअल पूछता है कि बेटा ये कौन सा केस है और तुम किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। बेटी कहती है पापा एक शख्स बहुत सारी इलीगल और गलत एक्टिविटीज कर रहा है और मैं उसके खिलाफ बहुत सारे पुख्ता सबूत कलेक्ट कर रही हूँ। वो आगे बताती है कि मैं ये सारे सबूत अपने एक जान पहचान वाले ईमानदार पुलिस ऑफिसर को देने जा रही हूँ। सैमुअल पूछता है कि तुम ये सब ईमेल के जरिए भेजोगी और अगर किसी ने उसे हैक कर लिया तो क्या करोगी। बेटी हंसती हुई कहती है कि मेरे पास तो इतना बड़ा हैकर पापा है ना, तो मुझे किस बात की चिंता। ये सुनकर पिताजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सैमुअल सच में एक बहुत बड़ा हैकर होता है। बेटी यहाँ सिर्फ 2-3 दिन रुकने के लिए आई होती है, इसलिए अब वो वापस निकलने की तैयारी कर रही होती है। घर वाले उसे प्यार से विदा करते हैं। दूसरी तरफ एंटनी को पता चलता है कि उसका बेटा किसी जगह पर ड्रग्स ले रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठकर नशा कर रहा होता है। एंटनी वहाँ पहुंचकर अपने बेटे की बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर देता है। पिताजी से बचने के लिए बेटा उसे धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है। एंटनी उसके दोस्तों को वार्निंग देता है कि अगर आइंदा मेरे बेटे को बिगाड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और वहाँ से निकल जाता है। सैमुअल की बेटी आयरन जब से वहाँ से निकली होती है उसका कोई कॉल नहीं आता। सैमुअल कॉल करके पूछता है, सैमुअल कॉल करता है तो वो फोन भी नहीं उठाती। सैमुअल को चिंता होने लगती है कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। वहीं एंटनी डॉक्टर के पास जाकर बताता है कि उसका बेटा ड्रग्स लेने लगा है। डॉक्टर उसे समझाता है कि गलती तुम्हारे बेटे की नहीं है, बल्कि तुमने बचपन से ही उसके साथ हद से ज्यादा सख्ती बरती है। असल में होता यह है कि एंटनी की पत्नी प्रेगनेंसी के टाइम ही चल बसी थी, यानी बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो गई थी। एंटनी बचपन से ही बेटे से नफरत करता रहा कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वही है। डॉक्टर कहता है कि इसी नफरत का नतीजा है कि आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। सैमुअल उस लड़की को कॉल करता है जिसने आयरन से वीडियो कॉल पर बात की थी और आयरन के घर जाकर चेक करने को कहता है। वो फ्रेंड जब आयरन के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि आयरन तो घर गई ही नहीं और काफी टाइम से गायब है। वो फ्रेंड ये सारी बात सैमुअल को बता देती है। अब सैमुअल यहाँ के पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने आता है और वो कंप्लेंट लिखवाने सीधा एंटनी के पास ही आता है। एंटनी पूछता है कि आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी, तो सैमुअल पूरी घटना बताता है। बेटी जैसे ही उस शहर में पहुंची थी उसने तुरंत पापा को वीडियो कॉल लगाया था। दोनों आम दिनों की तरह बात कर रहे थे। बात करते वक्त अचानक किसी ने आयरन की कार का दरवाजा खटखटाया था। आयरन ने कहा था कि पापा मैं बाद में बात करती हूँ और उसने कॉल कट कर दिया था। सैमुअल एंटनी को बताता है कि सर उसके बाद से मेरी बेटी से कोई बात नहीं हुई है। एंटनी पूछता है कि क्या आपकी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी या कोई प्रॉब्लम थी। यहाँ सैमुअल एक फ्लैशबैक बताना शुरू करता है। एक्चुअली आयरन ने राजीव नाम के उस लड़के के खिलाफ स्टैंड लिया था, क्योंकि शुरुआत में जो स्कूल की लड़की मरी थी उसकी मौत का जिम्मेदार राजीव ही था। इसीलिए आयरन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी वजह से राजीव लगातार उसे फोन करके धमकियां देता रहता था। जब आयरन घर पर थी तब भी उसे ऐसी थ्रेटनिंग कॉल्स आती थी। जब पिताजी ने पूछा था तो आयरन ने कहा था कि राजीव की वजह से एक मासूम लड़की मर गई, इसीलिए मैं उसके खिलाफ लड़ रही हूँ और मैं इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरती। सैमुअल और उसकी फ्रेंड कहते हैं कि सर बस यही सब हुआ था। वीडियो को लाइक टू कर दो और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब एंटनी उस फ्रेंड की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम राजीव को जानती हो। फ्रेंड सफाई देते हुए कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती। एंटनी कहता है कि ठीक है, मैं पता लगाता हूँ, आप लोग जाइए। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कंप्लेंट के वक्त आई आयरन के फ्रेंड ने कहा था कि वो राजीव को नहीं जानती, लेकिन वो सीधा राजीव के घर पहुँचती है। राजीव बिस्तर पर सो रहा होता है। वो उसे उठाते हुए चिल्लाती है कि उठो राजीव, जल्दी उठो। सीन कट होता है और सैमुअल को दिखाया जाता है। वो उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर से मिलने पहुंचता है जिसे आयरन सबूत देने वाली थी। सैमुअल पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बेटी किसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। वो बताता है कि आयरन किसी और के नहीं बल्कि एंटनी के खिलाफ ही सबूत जुटा रही थी। एंटनी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो लोगों से रिश्वत लेकर सारे गलत कामों में उनका साथ देता है। आयरन ने उसके सारे काले कारनामों के सबूत कलेक्ट किए थे। ऑफिसर कहता है कि हम उस पर एक्शन लेने ही वाले थे कि उससे पहले ये सब हो गया। सैमुअल सोचता है कि हे भगवान, मैं उसी के पास जाकर कंप्लेंट दे आया, वो तो कभी एक्शन नहीं लेगा। लगता है उसने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। सैमुअल की पत्नी का नाम थेरेसा होता है, जिसे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी न्यूज में आने लगता है कि इरन नाम की लड़की मिसिंग है। ये देखकर उसकी माँ शॉक में आ जाती है। वो अपने हस्बैंड से पूछने के लिए तुरंत उसे लगातार कॉल्स करने लगती है। अब जब ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज हो चुकी होती है तो पुलिस आयरन को ढूंढने के लिए हर तरफ इंक्वायरी शुरू कर देती है। एंटनी अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग आसपास की दुकानों में पूछो, मैं यहाँ की शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। सभी लोग अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। एंटनी एक शॉप पर आता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू करता है। सैमुअल ने बताया था ना कि कार में वीडियो कॉल पर बात करते वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया था।
दरवाजा खटखटाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एंटनी होता है। वो आयरन से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आयरन तेजी से कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। ये सारा मंजर सीसीटीवी में साफ साफ रिकॉर्ड हो चुका होता है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या एंटनी ने ही उसका पीछा करके उसके साथ कुछ गलत किया था। एंटनी बिना वक्त गवाए तुरंत उस वीडियो फुटेज को डिलीट कर देता है और दुकानदार से कहता है कि अगर कोई फुटेज मांगने आए तो कह देना कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी और सीसीटीवी कैमरा खराब था, और फिर वो वहां से निकल जाता है। दरअसल आयरन की फ्रेंड दूर के रिश्ते में राजीव की रिलेटिव लगती है। वो राजीव से पूछती है कि क्या तुमने एरन के साथ कुछ गलत किया है। राजीव कहता है कि मैं क्यों कुछ करूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। फ्रेंड पूछती है कि ठीक है, तो कल रात तुम कहाँ थे। राजीव कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने आयरन के साथ कुछ नहीं किया है, तुम पहले यहाँ से दफा हो जाओ, और उसे भगा देता है। राजीव के चेहरे पर घबराहट देखकर उस लड़की को पूरा शक होता है कि राजीव ने ही कुछ गलत किया है। वो सीधा एंटनी के पास आती है और सारा सच बता देती है। एंटनी पूछता है कि जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि क्या तुम राजीव को जानती हो, तब तुमने मना कर दिया था, और अब ये सब तुम बोल रही हो। फ्रेंड कहती है कि सर मैं पहले कंफर्म करना चाहती थी, पूरा चांस है कि उसने ही कुछ गलत किया होगा। पुलिस हर तरफ तलाश कर रही होती है कि अचानक उन्हें एरन की कार मिल जाती है, और उस कार के ठीक पास ही एरन की बेरहमी से मर्डर की गई डेड बॉडी भी मिलती है। बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए सैमुअल को बुलाया जाता है। वो अपनी बेटी की लाश देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जब उसकी पत्नी लाश देखने आने लगती है तो सैमुअल उसे रोक देता है कि अगर तुमने देखा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पता चलता है कि किसी ने उसे बेहद बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला है, लेकिन ये साफ नहीं होता कि ये किसने किया है। अब सवाल उठता है कि ये किसने किया है। अब बॉडी का पोस्टमार्टम होना होता है, तो उसकी तैयारी शुरू होती है। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर एंटनी से बात करती है। डॉक्टर कहती है कि पता नहीं ये किसने किया है, लेकिन बेहद बेरहमी और दरिंदगी से हमला किया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई साइको किलर अटैक करता है। सैमुअल सोचता है कि अब एंटनी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वो हायर अथॉरिटीज को कंप्लेंट भेज देता है। सीनियर ऑफिसर एंटनी को बुलाता है और कहता है कि लड़की का बाप जिद पर अड़ा है कि तुम इस केस की जांच से हट जाओ, इसलिए अब तुम इस केस से हटाए जाते हो। ये केस अब से फिरोज हैंडल करेगा, और इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे ऑफिसर फिरोज को दे दी जाती है। एंटनी की जो लेडी असिस्टेंट होती है वो फिरोज के अंडर काम करना शुरू करती है। फिरोज उस लेडी असिस्टेंट से कहता है कि सैमुअल के बारे में पूरी डिटेल्स निकाल कर मुझे बताओ। लेडी असिस्टेंट फिरोज को सैमुअल के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो बताती है कि सैमुअल एक बेहद टैलेंटेड हैकर है जो किसी भी सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता है, लेकिन वो इलीगल कामों के सख्त खिलाफ था और एक टीम के साथ काम करता था। उसकी टीम के एक मेंबर ने इलीगली एक नेटवर्क हैक कर लिया था, जिसकी वजह से बड़ा इश्यू क्रिएट हो गया था। इसी की वजह से उसकी दुकान सील कर दी गई है और कोर्ट में केस चल रहा है। असिस्टेंट कहती है कि सर वो कोई आम आदमी नहीं है, और अब जब उसकी बेटी मर चुकी है तो हो सकता है वो खुद कोई कदम उठा ले। फिरोज कहता है कि इससे पहले कि सैमुअल जल्दबाजी में कोई गलत काम करे, हमें खुद ही मर्डरर को ढूंढ निकालना होगा। दूसरी तरफ फिलिप अपना सामान पैक करते हुए कहता है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, हॉस्टल शिफ्ट हो रहा हूँ। एंटनी उसे मनाने की कोशिश करता है कि बेटा हॉस्टल मत जाओ, यहीं रुको। तभी टीवी न्यूज पर एंटनी से रिलेटेड एक खबर चलने लगती है। न्यूज में बताया जाता है कि आयरन और एंटनी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था, और मीडिया में चर्चा होने लगी थी कि शायद इसी वजह से एंटनी को इस केस से हटाया गया है। फिलिप ताना मारते हुए कहता है कि पहले अपना देख लीजिए, मेरा बाद में देखिएगा, और निकल जाता है। फिलिप का रूममेट उसे समझाता है कि चाहे जो भी हो, तुम्हें अपने पिताजी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो देखने में अच्छे इंसान लगते हैं। फिलिप भड़क कर कहता है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते, बचपन में उसने मुझे कितना टॉर्चर किया है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सीन कट होता है और हमें एंटनी के मेल असिस्टेंट को दिखाया जाता है। लेडी असिस्टेंट की तरह एक मेल असिस्टेंट भी होता है जो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता है। बेटा जब खाना खत्म करता है तो वो प्यार से उसे और खाना परोसता है। फिरोज जब केस की जांच आगे बढ़ाता है तो उसे आयरन और राजीव के बीच एक विवाद का पता चलता है। दूसरी तरफ एंटनी ने एक बार में राजीव से मिलकर बात की होती है, कहीं सबूत न मिल जाए, इसलिए एंटनी वहां के सीसीटीवी फुटेज को पहले ही डिलीट कर चुका होता है ताकि उस पर कोई आंच न आए। स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वो मेल असिस्टेंट जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, वो उसका बेटा पैसे लेने के लिए स्टेशन आता है। स्टेशन के सभी लोग उसके बेटे की खूब तारीफ करते हैं। इस पर वो असिस्टेंट कहता है कि अगर बाप सही हो तो बेटा भी सही बनता है। वो इनडायरेक्टली एंटनी पर ताना मारने के लिए ऐसा कहता है। एंटनी इस बात को नोटिस करता है लेकिन इग्नोर कर देता है। तभी एंटनी को राजीव के फोन से एक मैसेज आता है कि मुझे कॉल करो। एंटनी कॉल करता है तो फोन राजीव की माँ उठाती है और बताती है कि राजीव घर पर नहीं है। साथ ही वो कहती है कि आपके नाम पर एक पोस्ट आया है। एंटनी कहता है कि मैं तुरंत घर आ रहा हूँ, और वो राजीव की माँ से मिलने पहुंच जाता है।
जब वो उस पार्सल को खोलता है तो अंदर उसके फोन जैसा ही एक दूसरा फोन निकलता है। फोन पासवर्ड मांगता है तो एंटनी सोचता है कि क्या मैं अपने फोन का पासवर्ड डालकर देखूं। जैसे ही वो अपना पासवर्ड डालता है फोन अनलॉक हो जाता है। उसमें सिर्फ एक ही वीडियो होता है और वो उसे प्ले करता है। वीडियो में सैमुअल दिखाई देता है जो राजीव की बुरी तरह पिटाई कर रहा होता है। एक पॉइंट पर आकर वो बेहद बेरहमी से राजीव का खेल खत्म कर देता है। सैमुअल वीडियो में कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार तुम और राजीव ही हो। मैं तुम दोनों को खत्म करना चाहता था। राजीव को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया है, अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये देखकर एंटनी के होश उड़ जाते हैं। डिपार्टमेंट के बाकी लोगों को भी लगने लगता है कि एंटनी ने जरूर कोई कांड किया है। सीनियर ऑफिसर एंटनी से पूछता है कि वो वीडियो में क्या बोल रहा है, क्या तुमने कोई गलती की है, सच सच बताओ। एंटनी घबरा तो जाता है लेकिन बात बनाते हुए कहता है कि सर मैंने कोई गलती नहीं की। वो पागल हो गया है और बकवास कर रहा है। एंटनी को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया जाता है। डॉक्टर उसे एडवाइस देता है कि इस समय का फायदा उठाकर अपने बेटे के साथ अपने संबंध को और स्ट्रॉन्ग कर लो। एंटनी रेजिग्नेशन या छुट्टी लिखकर स्टेशन से निकलने ही वाला होता है कि अचानक मीडिया वाले वहाँ ढेर सारी तादाद में पहुंच जाते हैं। डिपार्टमेंट वाले पूछते हैं कि क्या बात है। मीडिया वाले कहते हैं कि सर हमें खबर मिली है कि आज कातिल आकर सरेंडर करने वाला है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। एंटनी कहता है कि ये कोई फेक न्यूज हो सकती है, लेकिन एक नहीं बल्कि ढेरों न्यूज चैनल वहां जमा होते हैं और सब सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सरेंडर करने आ रहा है। फिरोज राजीव के कत्ल के सिलसिले में सैमुअल के घर जांच के लिए पहुंचता है। उसी वक्त सैमुअल पुलिस स्टेशन आ जाता है और मीडिया के सामने बातें करने लगता है। पुलिस ने वीडियो में देखा था कि इसने राजीव को मारा है, इसीलिए वो तुरंत उसे खींचकर अंदर ले आते हैं। वो उसे मारने लगते हैं कि तूने राजीव को क्यों मारा, लेकिन सैमुअल को मार खाने का कोई डर या दुख नहीं होता। वो कहता है कि मुझे कॉल करनी है, क्या आप अपना फोन दे सकते हैं। एंटनी अपना फोन उसे दे देता है। सैमुअल किसी को कॉल मिलाता है और कॉल पर एंटनी का बेटा फिलिप बात कर रहा होता है। वो कहीं फंसा होता है और गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एंटनी घबरा जाता है कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। उसे समझ आता है कि सैमुअल ने उसके बेटे को किसी कॉफिन यानी कि ताबूत जैसी जगह में बंद करके रखा हुआ है। एंटनी उसका गला दबाते हुए गन तान देता है कि बोल मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है। सैमुअल बिल्कुल ठंडे दिमाग से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बंदूक दिखाने से मैं डर जाऊंगा? मैं तो पहले ही जहर पीकर आया हूँ और थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। वो ताना मारते हुए कहता है कि तूने मेरी बेटी को मुझसे छीना था, अब मैं तेरे साथ एक गेम खेलने जा रहा हूँ। तभी मीडिया को एक और नई न्यूज मिलती है। एक्चुअली एंटनी ने बार में जाकर राजीव से जो बात की थी वो फुटेज लीक हो जाती है। ये फुटेज सैमुअल ने ही लीक करवाई होती है। स्टेशन के सभी लोग एंटनी को शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। सबको लगता है कि एंटनी ने राजीव के साथ मिलकर कोई घोर अपराध किया है। इसने राजीव को मार दिया और अब एंटनी को सजा देने के लिए उसके बेटे को बंद कर दिया है। अब सैमुअल मरने वाला होता है। मरते हुए सैमुअल आखिरी सांस लेते हुए कहता है हैप्पी फादर्स डे। वीडियो को लाइक टू कर दो और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सैमुअल आखिरी सांस लेते हुए कहता है हैप्पी फादर्स डे और वहीं दम तोड़ देता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि सैमुअल की मौत की खबर फिलहाल बाहर नहीं जानी चाहिए। वैसे भी एंटनी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसकी मदद कोई नहीं करना चाहता। लेकिन वो मेल असिस्टेंट एंटनी के सपोर्ट में बोलता है। वो कहता है कि चाहे जो भी हो, इस वक्त एक बच्चे की जान खतरे में है और हमें उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। इस पर सभी लोग मदद के लिए आगे आते हैं। वो उस फोन नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं जिस पर बात हुई थी। साथ ही वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सैमुअल मरने से पहले कार लेकर कहाँ गया था, ताकि उस जगह का पता चल सके जहाँ उसने कॉफिन दफनाया होगा। फिलिप एक ताबूत के अंदर कैद होता है और पुलिस उसे बात करके लोकेशन जानने की कोशिश करती है। फिलिप बताता है कि हॉस्टल से निकलते वक्त किसी ने उसे किडनैप किया था, लेकिन उसे पता नहीं कि वो कौन था। जिस फोन से वो बात कर रहा होता है, जांच करने पे पता चलता है कि वो अहमद नाम के एक क्रिमिनल का नंबर है। अहमद किसी क्राइम के सिलसिले में जेल में रह चुका था और उस केस की इन्वेस्टिगेशन भी एंटनी ने ही की होती है। एंटनी पुराने केस को रिकॉल करता है। एक स्कूल में एक मासूम लड़की के रेप करके मर्डर कर दिया गया था और इल्जाम लगाया था वहाँ के प्रोफेसर अहमद पर, इसीलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। उसी केस की जांच एंटनी ने की थी जब वो SI रैंक पर था और उसने अहमद को अरेस्ट करके स्टेशन लाया था। एंटनी सोचता है कि आखिर अहमद का नंबर मेरे बेटे के पास कैसे पहुंचा। सैमुअल ने ये सब बहुत प्लान करके किया था। अब पुलिस डॉक्टर से कांटेक्ट करती है ताकि डॉक्टर फिलिप को कोई एडवाइस दे सके, इसीलिए डॉक्टर को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ा जाता है। डॉक्टर फिलिप से कहता है कि बिल्कुल घबराओ मत और लंबी लंबी सांसें मत लो, क्योंकि अगर पैनिक करोगे तो ताबूत की ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी और दम घुटने से तुम्हारी मौत हो सकती है, इसीलिए शांत रहो। डॉक्टर एंटनी से कहता है कि आपके बेटे के पास बहुत कम वक्त है, उसे जल्दी ढूंढिए। सैमुअल ने उस अहमद का फोन
फिलिप के पास क्यों छोड़ा है। ये जानने के लिए जब इंक्वायरी की जाती है तब दूसरे स्टेशन का एक कांस्टेबल कांटेक्ट करता है। कांस्टेबल बताता है कि सर, उस केस में अहमद असली मुजरिम नहीं था, बल्कि एमएलए का बेटा असली क्रिमिनल था। एमएलए की पत्नी ने अपने बेटे को बचाने के लिए अहमद को बलि का बकरा बनाया था। एंटनी कहता है कि उस केस की जांच मैंने ही की थी, मुझे सब पता है। कांस्टेबल कहता है कि सर, आपको पता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जिस एमएलए की पत्नी ने ये करवाया था, सैमुअल ने उसे किडनैप कर लिया है और वो मिसिंग है। एंटनी को समझ आ जाता है कि सैमुअल ने उसके हर एक राज को जानकर ये पूरा प्लान बनाया है। दूसरी तरफ फिलिप के फोन को ट्रेस करने की कोशिश फेल हो रही होती है, क्योंकि उसकी लोकेशन बार बार तेजी से स्विच हो रही होती है। पुलिस ने सोचा था कि सैमुअल के कार के रूट को ट्रैक करके लोकेशन ढूंढ लेंगे, लेकिन सैमुअल ने उन्हें कंफ्यूज करने के लिए मरने से पहले पूरे शहर के चक्कर लगाए थे। टीम बताती है कि सर, हर जगह ढूंढना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन है। एंटनी को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। उसे बस जल्दी से अपने बेटे को बचाना था, वरना उसका दम घुट जाएगा। तभी न्यूज में एक और वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है। एमएलए की पत्नी, जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए अहमद को फंसाया था, वो किसी जगह बंधी हुई दिखाई देती है। वो डर के मारे सारा सच उगल देती है। वो कहती है कि एंटनी नाम के पुलिस ऑफिसर की मदद से ही मैंने अपने बेटे को बचाया था और अहमद पर झूठा केस लगवाया था। ये देखकर एंटनी अपने माजी यानी पास्ट के बारे में सोचने लगता है। उस वक्त वो ऐसा ही था और उस औरत ने एंटनी और उसके सीनियर ऑफिसर को मोटी रिश्वत दी थी। एमएलए की पत्नी ने कहा था कि जुर्म मेरे बेटे ने किया है, लेकिन किसी और को फंसाकर मेरे बेटे को बचा लीजिए। सीनियर और एंटनी ने मिलकर अहमद को फंसा दिया था और एंटनी को इसका मोटा कमीशन मिला था। जब एंटनी पैसे लेकर घर आया था तो उसकी प्रेग्नेंट पत्नी ने वो पैसे देख लिए थे। पत्नी चिल्लाई थी कि ऐसी गंदी कमाई करते हुए आपको शर्म नहीं आती। सब लोग कहते हैं कि आप रिश्वतखोर हो, पर मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज सच अपनी आंखों से देख लिया। वो गुस्से में चीख रही होती है कि तभी उसे डिलीवरी का तेज दर्द उठता है। एंटनी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त भी पत्नी उसे लगातार कोसती रहती है। एंटनी सोचता है कि डिलीवरी ठीक हो जाए फिर बात करूंगा, लेकिन पत्नी बच्चे को जन्म देकर दम तोड़ देती है। अब एंटनी को समझ आ जाता है कि मरने वाले सैमुअल ने उसके पास्ट के हर एक जुर्म का पता लगाया और उन सबको जोड़कर ये जाल बुन दिया। तभी दूसरे स्टेशन का एसआई कॉल करके एलिजाबेथ नाम की एक लड़की के बारे में बताता है। कुछ महीने पहले एलिजाबेथ का कत्ल भी उसी बेरहमी से किया गया था जैसे आयरन का हुआ था। पुलिस ये इसीलिए बताती है क्योंकि कुछ दिन पहले सैमुअल उनके स्टेशन आया था और एलिजाबेथ के केस की सारी डिटेल्स लेकर गया था। एंटनी कहता है कि मुझे एलिजाबेथ केस की पूरी फाइल्स और डिटेल्स फौरन चाहिए। वो फाइल्स चेक करता है ताकि कोई क्लू मिल सके। उसी दौरान न्यूज में सैमुअल के मरने की खबर लीक हो जाती है, जिसे पुलिस छुपाकर रखना चाहती थी। सीनियर का कॉल आता है कि मीडिया में हंगामा मच गया है, तुम कुछ भी करके इस मामले को फौरन निपटाओ। एंटनी कहता है कि ठीक है सर। उसी वक्त पुलिस उस होटल को ट्रेस कर लेती है जहां एमएलए की पत्नी बंधी हुई थी और उन्हें बचा लेती है। सैमुअल ने मरने से पहले उन्हें धमकाकर सारा सच रिकॉर्ड कर लिया था। अब एंटनी को एलिजाबेथ के केस की फोटोज और डिटेल्स मिलती है। पता चलता है कि एलिजाबेथ का एक भाई भी है। एंटनी उसके भाई को कॉल करके पूछताछ करने की कोशिश करती है। ये वही लड़का होता है जो उसी होटल में काम करता है जहां से एमएलए की पत्नी को रेस्क्यू किया गया था। भाई गुस्से में कहता है कि जब मेरी बहन गायब थी तब मैंने कितनी मिन्नतें की थी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब उसकी लाश मिली तब सब चुप रहे और अब आप इंक्वायरी कर रहे हो और वो फोन काट देता है। एंटनी सोचता है कि क्यों ना सैमुअल की पत्नी थेरेसा से बात की जाए। वो थेरेसा को कॉल करके मदद मांगता है। थेरेसा कहती है कि मुझे पता था कि तुम कॉल करोगे, मेरे पति की तरह मैं भी थोड़ी देर में मरने वाली हूँ। वो कहती है कि हमारे जीने का सहारा सिर्फ हमारी बेटी थी, जब वही चली गई तो हमने ये पूरा प्लान बनाया। उन्होंने पहले से ही हर एक चीज परफेक्टली प्लान करके रखी थी। थेरेसा कहती है कि हमने तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक के हर काले कारनामे का पता लगा लिया था। तब फ्लैशबैक में फिलिप के बचपन का एक किस्सा दिखाया जाता है। फिलिप बचपन से ही बेहद वायलेंट और अजीब बिहेवियर करता था। स्कूल में एक लड़की बोर्ड पर नाम लिख रही होती है तो फिलिप का नाम भी लिख देती है। फिलिप उसे मिटाने को कहता है, वो नहीं मानती, तो फिलिप गुस्से में आकर सबके सामने उस लड़की की फ्रॉक उतार देता है। टीचर जब ये बात एंटनी को बताती है तो एंटनी स्कूल आकर सबके सामने अपने बेटे को बुरी तरह पीटता है और उसके कपड़े उतारकर उसे नंगा करके सबके सामने जलील कर देता है। टीचर बताती है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई बाप अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करेगा। ये बात सैमुअल ने इंक्वायरी के वक्त उसी टीचर से पता की थी। उस बेइज्जती के बाद फिलिप और ज्यादा साइको बन गया था और स्कूल में हमेशा वायलेंट रहता था। डॉक्टर ने भी एंटनी से कहा था कि तुम एक महिला विरोधी व्यक्ति हो जो महिलाओं को हमेशा अपने से कमजोर और कमतर समझता है। तुम्हारा बेटा भी वैसा ही बन गया है।
उसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लड़कियों को देखकर अजीब सा गुस्सा और जुनून चढ़ जाता है। थेरेसा बताती है कि इरेन से पहले एलिजाबेथ का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि फिलिप ने ही किया था। एलिजाबेथ उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ फिलिप था, और जब फिलिप ने उसे प्रपोज किया तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो एक बेहद बोल्ड लड़की थी। फिलिप का साइको दिमाग ट्रिगर हो गया और उसने एलिजाबेथ को बेरहमी से जान से मार डाला। थेरेसा रोते हुए कहती है कि तुम्हारा बेटा अपने अगले शिकार की तलाश में था, लेकिन तभी मेरी मासूम बेटी इरेन उसके सामने आ गई। अब असली घटना दिखाई जाती है। जब एंटनी को पता चला था कि बेटा ड्रग्स ले रहा है और वो वहां लड़ने गया था, तब बेटा भाग गया था। नीचे आते वक्त एंटनी ने इरेन को देखा था जो उसके खिलाफ सबूत जुटा रही थी, इसलिए एंटनी ने कार का दरवाजा खटखटाया था, पर इरेन वहां से निकल गई थी। थोड़ी दूर खड़ा फिलिप ये सब देख रहा होता है। फिलिप इरेन को रोककर बात करने की कोशिश करता है, पर इरेन उसे डांटकर धक्का दे देती है। फिलिप ट्रिगर हो जाता है और नीचे से पत्थर उठाकर इरेन के सर पर दे मारता है और उसे जान से मार डालता है। ये सब करते वक्त राजीव भी वहां मौजूद होता है, क्योंकि राजीव और फिलिप दोस्त होते हैं। कैफे में जब इरेन ने एंटनी पर हाथ उठाकर चिल्लाया था, तब से फिलिप ट्रिगर था और इसी वजह से उसने उस रात इरेन का कत्ल कर दिया था। राजीव के जरिए ये सारा सच सैमुअल को पता चल गया था, क्योंकि जुर्म फिलिप ने किया था, इसलिए सैमुअल ने उसे कॉफिन में कैद कर दिया था। ये सुनकर एंटनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एंटनी गिड़गिड़ाता है कि मेरे बेटे ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से उसके साथ बुरा किया। प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। थेरेसा कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी और 5वां क्लू दे देती हूँ। एंटनी पूछता है कि क्या क्लू है। थेरेसा कुछ नंबर्स बोलती है जो कि एंटनी का खुद का मोबाइल नंबर होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि सर ये तो आपका नंबर है, हमने पूरे शहर में ढूंढा पर आपके घर के आसपास नहीं देखा, कहीं उसने आपके घर के पास तो नहीं दफनाया। एंटनी तुरंत घर की तरफ दौड़ता है। घर के गार्डन में मिट्टी खोदी हुई मिलती है, जिसे एंटनी को लगता है कि बेटा यही है। पुलिस तेजी से मिट्टी खोदती है तो अंदर एक कॉफिन मिलता है, लेकिन जब कॉफिन खोला जाता है तो अंदर फिलिप नहीं बल्कि राजीव निकलता है। वीडियो में जो दिखाया गया था, सैमुअल ने सिर्फ अटैक किया था, राजीव को जान से नहीं मारा था। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ अंदर लॉक कर दिया था, इसलिए राजीव जिंदा बच जाता है। अब एंटनी सोचने लगता है कि अगर राजीव यहाँ है तो मेरा बेटा कहाँ है। वो सोचता है कि थेरेसा ने कहा था कि ये 5th क्लू है, इसका मतलब पहले के 4 क्लूज में ही कोई राज छुपा है। एमएलए की पत्नी का वीडियो, एलिजाबेथ केस की डिटेल्स, वो सब क्लूज थे। वो उन सभी क्लूज के स्टार्टिंग लेटर्स को जोड़कर देखता है तो पीटा वर्ड बनता है। पीटा एक स्टैचू, मूर्ति का नाम होता है। एंटनी को पता होता है कि वो स्टैचू कहाँ है और वो बिना किसी को बताए तेजी से उस तरफ भागता है। काफी मशक्कत के बाद वो उस स्टैचू के पास पहुंचता है जहां मिट्टी खोदी गई थी। वो मिट्टी हटाने लगता है। अचानक उसका दिल और जमीर उसे रोक देते हैं। वो सोचता है कि उसके बेटे ने बहुत से मासूमों की जान ली है और वो एक दरिंदा बन चुका है, इसलिए यही उसके पापों की सजा है। वो सोचता है कि जो जुर्म मैंने किए और जो मेरे बेटे ने किए, उनका हिसाब होना जरूरी है। तभी पुलिस का फोन आता है कि सर क्या आपको लोकेशन मिली। एंटनी झूठ बोल देता है कि नहीं, मुझे जगह नहीं मिली। यानी लोकेशन मिलने के बावजूद वो अपने कातिल बेटे को बचाने के बजाय वहीं दफन छोड़कर आगे बढ़ जाता है। साथ ही वो फैसला करता है कि उसने जो रिश्वत लेकर क्राइम्स किए हैं वो उनकी सजा भी खुद भुगतेगा। वो सीनियर के पास आता है और अपना कन्फेशन लेटर सौंप देता है कि मैंने पास्ट में बहुत से गलत काम किए हैं, आपको जो लीगल एक्शन लेना है ले लीजिए, और वहाँ से निकल जाता है। वो अपने जुर्मों की सजा पाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने अंदर के अंधेरों से निकलकर अनंत रोशनी की ओर चला जाता है और इस रोशनी की शुरुआत पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दो।